कार तेजी से सड़क पर दौड़ती हुई अरबाब रोड की तरफ बढ़ी चली जा रही थी, जिस पर बेशुमार कमर्शियल प्लाजे थे और इन प्लाजों में बड़ी बड़ी कंपनियों के दफातर थे। इसलिए अरबाब रोड को उर्फ आम में बिजनेस रोड भी कहा जाता था। कार की ड्राइविंग सीट पर सिद्दीकी था, जबकि साइड सीट पर चौहान और रकबी सीट पर नोमानी और खावर बैठे हुए थे। वो अरबाब रोड पर वाक़या नेशनल कमर्शियल प्लाजा जा रहे थे, जहां इंटरनेशनल ड्रग एजेंसी के ऑफिस थे। इंटरनेशनल ड्रग एजेंसी गैर ममालिक से अद्वियात इंपोर्ट करने की सबसे बड़ी एजेंसी थी और इस इंटरनेशनल ड्रग एजेंसी का मालिक और चेयरमैन करमदाद खान नामी एक आदमी था। सुलेमान के दोस्त दुकानदार के बेटे मुराद ने शाही मेडिकल स्टोर के बारे में बताया था कि वो जेली अद्वियात फरोख्त करता है और उसका मालिक सेठ असलम इस मामले में काफी कुछ जानता है। चुनांचे इमरान के कहने पर सिद्दीकी ने शाही मेडिकल स्टोर पर जाकर सेठ असलम को स्पेशल फोर्स का कार्ड दिखाकर दुकान से उठाया और फिर उसे कार में बिठाकर वो सीधा राना हाउस ले आया था। यहाँ उसे बेहोश करके ब्लैक रूम में कुर्सी पर बिठाकर राड से जकड़ दिया गया और फिर सिद्दीकी ने इमरान को इतला दी तो इमरान खुद राना हाउस पहुंच गया था। इमरान ने इस सेठ असलम से जब तफसील से पूछ की तो इस सेठ असलम ने बताया कि पाक एशिया में जेली अद्वियात का सबसे बड़ा काम करने वाला आदमी करमदाद खान है। बज़ाहिर वो अद्वियात का इम्पोर्टर है, लेकिन उसने जेली अद्वियात बनाने की खुफिया फैक्ट्री लगाई हुई है और उसने इन जेली अद्वियात को पूरे मुल्क में फैला रखा है। और जो दुकानदार एक बार इस जेली अद्वियात फरोख्त करने के चक्कर में फंस जाए, फिर वो इस नेटवर्क से जिंदा नहीं निकल सकता, क्योंकि करमदाद खान के आदमी उसे फौरन हलाक करा देते हैं। इस सेठ असलम ने बताया था कि शराफत रजा को भी करमदाद खान के हुक्म पर ही गोली मारी गई होगी, क्योंकि ये सारे काम करमदाद खान ही करता था। लेकिन सेठ असलम सिवाय इस करमदाद खान के नाम के और कुछ न बता सका था। इसलिए इमरान ने सेठ असलम को तो गोली मारकर उसकी लाश बरकी भट्टी में डलवा दी थी और सिद्दीकी को कह दिया था कि अब वो बाकायदा फोर्स स्टार्स के तहत इस जेली अद्वियात बनाने और फरोख्त करने वाले रैक्ट के खिलाफ भरपूर अंदाज में काम करे। चुनांचे सिद्दीकी ने फोर्स स्टार्स की मीटिंग कॉल की और इस वक्त वो करमदाद खान के पास जा रहे थे। उन्होंने फैसला किया था कि इस करमदाद खान को अगवा करके फोर्स स्टार्स के हेडक्वार्टर ले आएंगे और फिर उससे पूरा नेटवर्क मालूम करके हुकूमती सतह पर उसके खिलाफ काम करेंगे। थोड़ी देर बाद कार नेशनल कमर्शियल प्लाजा की 4 मंजिला इमारत की पार्किंग की तरफ मुड़ गई। पार्किंग में बेशुमार रंग बिरंगी कारें मौजूद थीं और प्लाजा में बेशुमार कारोबारी लोग आ जा रहे थे। इंटरनेशनल ड्रग एजेंसी के दफातर दूसरी मंजिल पर थे और पूरी दूसरी मंजिल में इसी एजेंसी के दफातर थे। लिफ्ट के जरिए वो दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो वहां वाकई हर कमरे में बहुत सरगर्म कारोबारी कार्रवाइयां हो रही थीं। चेयरमैन साहब का ऑफिस कहाँ है? सिद्दीकी ने एक बावर्दी दरबान से पूछा। सबसे आखिर में है, लेकिन चेयरमैन साहब तो मुल्क से बाहर हैं, आप जनरल मैनेजर साहब से मिल लें, दरबान ने कहा। लेकिन जनरल मैनेजर साहब तो बगैर वक्त लिए मुलाकात नहीं करेंगे, जबकि चेयरमैन साहब ने तो हमें बाकायदा आज का वक्त दिया था। कब गए हैं वो बाहर? सिद्दीकी ने कहा। वो कल गए हैं जनाब, शायद कोई इमरजेंसी कारोबारी मामला होगा, दरबान ने कहा। जनरल मैनेजर साहब का क्या नाम है और उनका ऑफिस कहाँ है? सिद्दीकी ने पूछा। आखिर से दूसरा जनाब, वो जहां बाहर 2 बावर्दी दरबान मौजूद हैं, दरबान ने कहा और सिद्दीकी इस बात में सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। कमरे का दरवाजा बंद था। सिद्दीकी दरवाजे को धकेल कर अंदर दाखिल हुआ तो ये काफी बड़ा कमरा था।
जिसमें सोफे रखे हुए थे। एक तरफ अंधे शीशे का केबिन था जिसके बाहर बेजवी काउंटर था, जिसके पीछे एक नौजवान लड़की सुर्ख रंग का फोन रखे बैठी हुई थी। सोफों पर 4 आदमी बैठे हुए थे जो अपने लिबास और जसामत से ही कारोबारी नजर आ रहे थे। सिद्दीकी सीधा काउंटर की तरफ बढ़ गया। जाहिर है उसके साथी भी उसके पीछे थे। सिद्दीकी ने जेब से एक कार्ड निकाला और लड़की के सामने रख दिया। स्पेशल फोर्स, हमने जनरल मैनेजर से फौरी मिलना है, इंतजाम करो, सिद्दीकी ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। ओह अच्छा सर, लड़की ने कार्ड देखकर कदरे बौखलाए हुए लहजे में कहा और फिर उसने फोन का रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। बॉस, स्पेशल फोर्स के 4 अफिसर आए हैं और आपसे फौरी मुलाकात चाहते हैं, लड़की ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। यस बॉस, उन्होंने मुझे ऑफिशियल कार्ड दिखाया है, लड़की ने दूसरी तरफ से बात सुनकर कहा। यस बॉस, लड़की ने कहा और रिसीवर रख दिया। सिर्फ 1 मिनट तशरीफ रखें, बॉस के पास एक आदमी मौजूद है, वो 1 मिनट बाद चला जाएगा, फिर आप मिल लें, लड़की ने सिद्दीकी से कहा और सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया। लेकिन वो वहां से हटे नहीं थे और फिर वाकई 1 मिनट बाद शीशे का दरवाजा खुला और एक कारोबारी आदमी जिसके हाथ में एक छोटा सा ब्रीफ केस था बाहर निकलकर तेज तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। तशरीफ ले जाइए, लड़की ने कहा तो सिद्दीकी सर हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। कमरा इंतहाई शानदार और बावकार अंदाज में सजाया गया था। बड़ी सी दफ्तरी मेज के पीछे एक उधेड़ उम्र आदमी मौजूद था जो सिद्दीकी और उसके साथियों के अंदर दाखिल होते ही उठ खड़ा हुआ। वैसे वो अपनी शक्ल सूरत और चेहरे मोहरे से भी खालिस्तन कारोबारी आदमी ही लग रहा था। मेरा नाम बाबर है, मैं जनरल मैनेजर हूँ, उस आदमी ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। मेरा नाम सिद्दीकी है और मेरा ताल्लुक स्पेशल फोर्स से है, ये मेरे साथी हैं, सिद्दीकी ने मुसाफा करते हुए कहा और फिर वो सब मेज की साइड पर पड़े हुए सोफे पर बैठ गए। सिद्दीकी के अलावा और किसी ने मुसाफा करने की ज़हमत गवारा ना की थी। जी फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ, जनरल मैनेजर ने कहा। जी फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ, जनरल मैनेजर ने कहा। तो सिद्दीकी ने कहा, आपकी कंपनी के चेयरमैन साहब से मिलना है, लेकिन हमें बताया गया है कि वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं। जी हाँ, वो कल रात यूरोप गए हैं और उनकी वापसी शायद 1 माह बाद हो। आप फरमाइए, मैं आपकी खिदमत करूंगा, जनरल मैनेजर ने कहा। मिस्टर बाबर, आपको मालूम है कि हुकूमती एजेंसियों से गलत बयानी का क्या नतीजा निकला करता है, सिद्दीकी ने यकलख्त गुराट आमेज लहजे में कहा। तो जनरल मैनेजर बाबर पे इख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तसरात ऊपर आए। गलत बयानी, क्या मतलब? मैं समझा नहीं आपकी बात। मैंने तो गलत बयानी नहीं की है, जनरल मैनेजर ने कहा। चेयरमैन साहब का नाम करमदाद खान है ना, सिद्दीकी ने कहा। जी हाँ, यही नाम है उनका, जनरल मैनेजर बाबर ने जवाब दिया, और इस नाम का कोई आदमी कल रात किसी फ्लाइट से नहीं गया। हमने इत्तला मिलने पर पहले ही रिकॉर्ड चेक कर दिया है, सिद्दीकी ने ऐसे ही कह दिया ताकि असल हकीकत सामने आ जाए। नहीं गए? ये कैसे हो सकता है जनाब? उन्होंने खुद मुझे फोन पर कहा था कि वो 1 माह के लिए यूरोप के दौरे पर जा रहे हैं और रात की फ्लाइट से जाएंगे।
जनरल मैनेजर बाबर के लहजे में ऐसी हैरत थी कि सिद्दीकी समझ गया कि वो सच बोल रहा है। बहरहाल वो बाहर नहीं गए ये तो तय है, अब वो कहाँ होंगे ये आप बता दें, वरना दूसरी सूरत में हम आपको हेडक्वार्टर ले जाने पर मजबूर होंगे, और आप इतना तो जानते ही होंगे कि वहां जाकर पत्थर भी बोल पड़ते हैं, सिद्दीकी ने कहा। लेकिन मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मुझे तो उन्होंने खुद ही बताया है। अब वो अगर नहीं गए तो मैं क्या कह सकता हूँ। मेरा उनसे कारोबारी ताल्लुक है और बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बाबर ने होंठ खींचते हुए कहा। आप उनकी रिहाइशगाह पर फोन करके मालूम करें, और इसके अलावा जहां जहां वो हो सकते हैं वहां से मालूम करें। हमें बहरहाल उनसे मिलना है अभी और इसी वक्त, ये हमारे चीफ का हुक्म है, सिद्दीकी ने कहा। लेकिन स्पेशल फोर्स को चेयरमैन साहब से ऐसा कौन सा इमरजेंसी काम है, मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही, बाबर ने कहा। ये बात आप नहीं समझ सकते, इसलिए जो कुछ आपसे कहा जा रहा है वो ही करें, उसमें आपका फायदा है, सिद्दीकी ने सख्त लहजे में कहा। तो बाबर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। जिम्मी, चेयरमैन साहब के घर फोन करके मालूम करो कि क्या वो घर पर हैं, और अगर वहां ना हो तो फिर जहां जहां भी वो हो सकते हो वहां वहां कोशिश करो, मैंने उनसे फौरी बात करनी है, बाबर ने कहा। नहीं, वो मुल्क से बाहर नहीं गए, ये बात तय है, बाबर ने दूसरी तरफ से बात सुनते हुए कहा, और फिर रिसीवर रख दिया। अभी मालूम हो जाएगा, जिम्मी मुझसे ज्यादा उनके बारे में जानती है, बाबर ने कहा, और सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया। आप क्या पीना पसंद फरमाएंगे, चंद लम्हों की खामोशी के बाद जनरल मैनेजर ने कहा। सॉरी, हम ड्यूटी पर हैं, सिद्दीकी ने जवाब दिया, और फिर मजीद चंद मिनट बाद फोन की घंटी बज उठी तो जनरल मैनेजर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। सिद्दीकी ने उठकर लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। यस, जनरल मैनेजर ने कहा। बॉस, चेयरमैन साहब ना ही अपनी रिहाइशगाह पर हैं, वहां से भी यही बताया गया है कि वो रात की फ्लाइट से यूरोप चले गए हैं, और ना ही रेड क्लब में हैं और ना ही आयरिश क्लब में, सब जगह से यही बताया गया है कि वो गैर मुल्की दौरे पर हैं, जिम्मी की आवाज सुनाई दी। ओके, जनरल मैनेजर बाबर ने कहा, और रिसीवर रख दिया। अब फरमाइए, मैं मजीद क्या खिदमत कर सकता हूं, जनरल मैनेजर ने कदरे नाखुशगवार लहजे में कहा। कोई ऐसी टिप जिससे पता चल सके कि चेयरमैन साहब कहाँ हो सकते हैं। ये तो बहरहाल तय है कि वो बाहर नहीं गए, सिद्दीकी ने खुश्क लहजे में कहा। जनाब, मैंने पहले ही बताया है कि मेरा उनसे सिर्फ कारोबारी ताल्लुक है, मैं उनकी कंपनी का जनरल मैनेजर हूं और वो चेयरमैन, इससे ज्यादा मुझे उनके बारे में कुछ इल्म नहीं है, अब मैं क्या बता सकता हूं, बाबर ने कहा। जनरल मैनेजर और चेयरमैन एक दूसरे को अच्छी तरह जानते होते हैं, आपको बहरहाल ये मालूम होगा कि वो अगर बाहर ना जाएं और किसी वजह से वो किसी की नज़रों से छुपकर यहाँ रहना चाहें तो वो कहाँ छुप सकते हैं, या कौन इस बारे में बता सकता है, सिद्दीकी ने कहा। लेकिन वो क्यों छुप कर रहेंगे, क्या वो मुजरिम है, आखिर क्या बात है, आप खुलकर बताएं, बाबर ने कहा। ना ही वो मुजरिम हैं और ना हम उनसे किसी जुर्म के बारे में कोई बात पूछना चाहते हैं, असल में हमें उनसे एक गैर मुल्की आदमी के बारे में मालूमात चाहिए, और वो गैर मुल्की उनका कारोबारी दोस्त है, और उसके मुतालिक बताया गया है कि वो जब यहाँ आता है तो चेयरमैन साहब का मेहमान बनता है।
वो शख्स ग्रेटलैंड का रहने वाला है, उसका नाम आर्नल्ड है। उसका ताल्लुक हुकूमत ग्रेटलैंड से है। वो पाकेशिया आया और फिर अचानक गायब हो गया। हुकूमत ग्रेटलैंड उसे ट्रेस करना चाहती है और इस सिलसिले में चेयरमैन साहब से बात करनी है ताकि हम इस सिलसिले में कोई कार्रवाई डाल सकें, सिद्दीकी ने कहा। आर्नल्ड नाम का कोई गैर मुल्की जो चेयरमैन साहब का दोस्त हो मेरे इल्म में तो नहीं है। अलबत्ता मुझे एक पॉइंट याद आ गया है। हो सकता है कि वहां से मालूमात मिल सकें। हमारी लीगल एडवाइजर कंपनी की मालका मिस सोसन है। चेयरमैन साहब से उनके बड़े गहरे ताल्लुकात। हो सकता है कि उन्हें मालूम हो, जनरल मैनेजर बाबर ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर उठा लिया। जिम्मी, मिस सोसन से मेरी बात कराओ, बाबर ने कहा और रिसीवर रख दिया। मिस सोसन से चंद लम्हों बाद घंटी बज उठी तो जनरल मैनेजर ने रिसीवर उठा लिया। मिस सोसन से बात करें बॉस। लाउडर का बटन प्रेस होने की वजह से जिम्मी की आवाज वाज़ेह तौर पर सुनाई दे रही थी। हेलो, बाबर बोल रहा हूँ, बाबर ने कहा। सोसन बोल रही हूँ, फरमाइए। दूसरी तरफ से एक नौजवान सी निस्वानी आवाज सुनाई दी। मिस सोसन, चेयरमैन साहब से फौरी बात करनी है। इंतहाई अहम कारोबारी मसला है। मुझे उन्होंने बताया था कि वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, लेकिन उनकी रिहाइशगाह से मालूम हुआ है कि वो किसी वजह से बाहर नहीं गए, लेकिन उनका पता ही नहीं चल रहा। आपको इल्म हो तो बता दें, बाबर ने कहा। क्या बात करनी है, मुझे बता दो। मैं उनसे बात करके तुम्हें बता देती हूँ, लेकिन बराह रास्त तुम्हारी बात उनसे नहीं हो सकती। उन्होंने सख्ती से मना किया हुआ है, दूसरी तरफ से कहा गया। सॉरी मिस सोसन, ये कारोबारी सीक्रेट है। ठीक है, मैं खुद ही कोई फैसला कर लेता हूँ, शुक्रिया, बाबर ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब आप मिस सोसन से खुद पूछ लें, बाबर ने कहा। ऑन है, लेकिन आपको हमारे साथ मिस सोसन के पास चलना होगा, सिद्दीकी ने कहा। मैं क्यों? उसका पता आपको बता देता हूं, बाबर ने हैरान होकर कहा। आप बाहर से ही वापस आ जाएं, लेकिन आपका वहां तक जाना जरूरी है। चलें, उठें, देर मत करें, सिद्दीकी ने सख्त लहजे में कहा तो बाबर उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर बेजारी के तसरात नुमाया थे, लेकिन जाहिर है सरकारी आदमियों के साथ वो अपनी मर्जी ना कर सकता था। फिर सिद्दीकी के साथ वो बाहर आ गया। जिम्मी, मैं अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ, बाबर ने जिम्मी से कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कहाँ है सोसन का ऑफिस? सिद्दीकी ने लिफ्ट में दाखिल होते हुए पूछा। इस अरबाब रोड के आखिर में गैलेक्सी प्लाजा है। सोसन लीगल एडवाइजर कंपनी के नाम से है, बाबर ने कहा और सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद बाबर अपनी कार में बैठ गया। सिद्दीकी उसके साथ बैठ गया था, जबकि उसके बाकी साथी अपनी कार में, और दोनों कारें एक दूसरे के पीछे दौड़ती हुई आगे बढ़ती चली गईं। फिर एक 6 मंजिला कमर्शियल प्लाजा के सामने जाकर बाबर ने कार रोक दी। इसकी तीसरी मंजिल पर सोसन का ऑफिस है, बाबर ने प्लाजा की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओके, शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं, लेकिन ये कहने की जरूरत नहीं कि आपने इस सिलसिले में जबान बंद रखनी है, सिद्दीकी ने कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरते हुए कहा और बाबर ने इस बात में सर हिला दिया। और उसने कार तेजी से आगे बढ़ा दी।
चौहान, जो दूसरी कार की ड्राइविंग सीट पर था, कार को पार्किंग में ले गया था और अब वो कार से उतरकर प्लाजा के मेन गेट की तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए सिद्दीकी भी उधर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो सोसन के ऑफिस में मौजूद थे। सोसन एक नौजवान लड़की थी और शक्लो सूरत और लिबास से किसी तरह भी किसी एजेंसी की मालकाना लगती थी। मेरा नाम सिद्दीकी है मिस सोसन, और मेरा ताल्लुक वजारत कानून से है। ये मेरे साथी हैं। हम वजारत कानून के एक ऐसे शोबे से ताल्लुक रखते हैं जो सिर्फ लॉ के सिलसिले में सर्वे करता है, सिद्दीकी ने कहा। ओह अच्छा, तशरीफ रखिए और मुझे बताइए कि आप किस टॉपिक पर सर्वे कर रहे हैं, सोसन ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले आप बताएं कि क्या ये कंपनी आपने कायम की है, सिद्दीकी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जी नहीं, मेरे वालिद की है। उनकी वफात के बाद मैं उसकी निगरानी करती हूँ। वैसे मेरा बराह रास्त लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ कंपनी के इंतजामात की निगरानी करती हूँ, सोसन ने जवाब दिया। हमने करमदाद खान से मिलना है और आपको मालूम है कि वो कहाँ है, सिद्दीकी ने कहा तो सोसन बेइख्तियार उछल पड़ी। क्या मतलब? आप तो लॉ के सर्वे पर हैं, फिर ये करमदाद खान कहाँ से दरमियान में आ गया? सोसन ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि शराफत से बता दो कि वो कहाँ है, सिद्दीकी ने गुर्राते हुए कहा। तुम मुझे मेरे ऑफिस में धमकी दे रहे हो, सोसन ने गुस्सीले लहजे में कहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो यकलख्त चीखती हुई उछलकर मेज पर से घिसटती हुई सामने कालीन पर एक धमाके से जा गिरी, जबकि चौहान ने बिजली की सी तेजी से दरवाजा बंद करके अंदर से लॉक कर दिया था। नीचे गिरकर सोसन उठने ही लगी थी कि सिद्दीकी ने एक बार फिर उसे बाजू से पकड़ा और एक झटके से सोफे पर फेंक दिया। दूसरे लम्हे उसने रिवॉल्वर उसकी कनपट्टी से लगा दिया। बोलो, कहाँ है करमदाद खान? बोलो वरना, सिद्दीकी के लहजे में बेपनाह गुर्राहट थी। वो ओल्ड कैसल में है, ओल्ड कैसल में, सोसन ने इंतहाई खौफजदा से लहजे में कहा। उसका जिस्म खौफ से कांप रहा था और चेहरे पर शदीद तरीन खौफ के तासरात उभर आए थे। कहाँ है ये ओल्ड कैसल? तफसील बताओ। सिद्दीकी का लहजा और ज्यादा सर्द हो गया था। दारुल हुकूमत से शुमाल की तरफ बहर जाने वाली सड़क पर 28वें किलोमीटर पर एक साइड रोड मगरिब की तरफ जाती है। ये सड़क एक इंतहाई पुरानी और खस्ता इमारत पर जाकर खत्म होती है। उसी का नाम ओल्ड कैसल है। अंदर से ये इमारत शानदार है, जबकि बाहर से इंतहाई खस्ता है। ये करमदाद खान का खास पॉइंट है और वो अक्सर वहां जाकर रहता है, और अब भी वो वहीं है, सोसन ने जवाब दिया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ है? सिद्दीकी ने कहा। मुझे करमदाद खान ने फोन करके कहा था कि मैं रात को वहां पहुंच जाऊं, वो अकेला है, सोसन ने जवाब दिया। इस इमारत में कितने आदमी होते हैं? सिद्दीकी ने पूछा। ये उसकी मर्जी है। बाज़ औकात सिर्फ 2-3 मुलाजिम होते हैं और बाज़ औकात कई मुसल्लह अफराद होते हैं, सोसल ने कहा तो सिद्दीकी ने उसे बाजू से पकड़कर उठाकर बिठा दिया। फिर उसने रिवॉल्वर जेब में रख दिया। वहां फोन करो और मुझे कन्फर्म कराओ कि करमदाद खान वाकई वहीं है, सिद्दीकी ने कहा। लेकिन मैं उसे क्या कहूं?
सोसन ने होंठ चबाते हुए कहा, जो मर्जी आए कहो, लेकिन ये बात कन्फर्म होनी चाहिए कि वो वहां मौजूद है। लेकिन ख्याल रखना, अगर हमारे बारे में तुमने इशारा भी किया तो तुम्हारा ये खूबसूरत जिस्म गटर में तैरता हुआ नजर आएगा। सिद्दीकी ने कहा तो सोसन ने बेख्तियार खौफ से झरझरी सी ली और फिर उसने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। सिद्दीकी ने हाथ बढ़ाकर लाउडर का बटन ऑन कर दिया। यस। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। सोसन बोल रही हूँ, बड़े साहब से बात कराओ मेरी, सोसन ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो सोसन, क्या बात है, क्यों कॉल की है? चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी। करमदाद खान, मैंने ये बताने के लिए कॉल किया है कि मैं आज रात ओल्ड कैसल ना आ सकूंगी। अभी मुझे ग्रेटलैंड से फोन आया है, मेरी एक अहम पार्टी आज शाम पहुंच रही है और मैंने उससे जरूरी मुलाकात करनी है। अलबत्ता कल मैं आ सकती हूं जिस वक्त तुम कहो, सोसन ने कहा। उस पार्टी से किस वक्त फारिग हो जाओगी तुम? दूसरी तरफ से पूछा गया। हो सकता है कि रात काफी पड़ जाए, सोसन ने जवाब दिया। जिस वक्त भी फारिग हो आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, करमदाद खान ने कहा। ओह अच्छा, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। मैंने सोचा कि हो सकता है ज्यादा रात गए तुम मेरा वहां आना पसंद न करो, सोसन ने कहा। नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, करमदाद खान ने कहा। ओके, मैं आ जाऊंगी, बल्कि कोशिश करूंगी कि जल्द अज जल्द उस पार्टी से जान छुड़ा लूं, सोसन ने इस बार संभले हुए लहजे में कहा। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही सोसन ने रिसीवर रख दिया। अब तो तुम कन्फर्म हो चुके हो, सोसन ने कहा। हाँ, और अब तुम उठो और हमारे साथ चलो इस ओल्ड कैसल तक, सिद्दीकी ने कहा। मैं? लेकिन क्यों? सोसन ने चौंक कर कहा। मैं तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूं, हम करमदाद खान से जाकर इस तरह मिलना चाहते हैं कि उसे हमारे बारे में पहले से कोई इल्म ना हो सके। अब उसकी दो ही सूरतें हैं, या तो हम तुम्हें गोली मार दें ताकि तुम हमारे जाने के बाद उसे फोन करके हमारे बारे में ना बता सको, या फिर तुम हमारे साथ चलो, इस तरह तुम जिंदा बच जाओगी, सिद्दीकी ने जेब से एक बार फिर रिवॉल्वर निकालते हुए कहा। ओह, मैं चलती हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, सोसन ने खौफजदा लहजे में कहा और उसके साथ ही वो उठ खड़ी हुई। थोड़ी देर बाद सिद्दीकी और उसके साथी सोसन समेत ओल्ड कैसल की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। सिद्दीकी ड्राइविंग सीट पर था जबकि सोसन साइड सीट पर थी और बाकी साथी अकबी सीट पर बैठे हुए थे। तुम दरअसल कौन हो? सोसन ने डरते डरते पूछा। हमारा ताल्लुक हुकूमत से है, इसलिए तो तुम जिंदा नजर आ रही हो, वरना हमारा ताल्लुक मुजरमों से होता तो तुम हलाक हो चुकी होती, सिद्दीकी ने जवाब दिया। लेकिन तुम करमदाद खान के पास क्यों जा रहे हो? सोसन ने कहा। ये तुम्हारा दोस्त जेली अद्वियात के सिलसिले में बहुत बड़ा मुजरिम है। इसने पूरे मुल्क में जेली अद्वियात का जाल फैला रखा है, ऐसा जाल जिसमें रोजाना सैकड़ों अफराद मर जाते हैं।
ये आदमी सिर्फ चंद रुपयों की खातिर बेगुनाह लोगों का कत्ले आम कर रहा है, सिद्दीकी ने इंतहाई नफरत भरे लहजे में कहा। जेली अद्वियात? ओह ओह, क्या वाकई दुरुस्त है? मैंने तो आज तक इस बारे में नहीं सुना, सोसन ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, ये दुरुस्त है, सिद्दीकी ने कहा। फिर तो ये शख्स काबिले नफरत है और मैं गैर कानूनी काम करने वालों को कभी अच्छा नहीं समझती। मेरे वालिद ने हमेशा कानून की खातिर बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। मैं तो यही समझती रही कि वो अद्वियात का बहुत बड़ा इंपोर्टर है और बस, सोसन ने कहा। अगर तुम वाकई नफरत करती हो तो फिर तुम करमदाद खान तक हमें आसानी से पहुंचा सकती हो, सिद्दीकी ने कहा। वो कैसे? सोसन ने चौंक कर पूछा। जाहिर है वहां के लोग तुम्हें जानते होंगे, इसलिए वो तुम्हें और तुम्हारे साथ हमें अंदर जाने देंगे, वरना जाहिर है हम न जाने कितना मुकाबला करना पड़े, सिद्दीकी ने कहा। हाँ, मगर वो करमदाद खान, वो, सोसन ने कुछ सोचते हुए कहा। हम तुम्हारे सामने उससे ये बात तस्लीम करा लेंगे कि वो वाकई ऐसा काम करता है और उसकी गिरफ्तारी का क्रेडिट भी सरकारी तौर पर तुम्हें मिल जाएगा, सिद्दीकी ने कहा। ठीक है, अगर वो वाकई इतना भयानक मुजरिम है तो मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन मुझे ये यकीन कैसे आएगा कि तुम्हारा ताल्लुक हुकूमत से है, सोसन ने कहा। तो सिद्दीकी ने जेब में हाथ डाला और स्पेशल फोर्स का सरकारी कार्ड निकालकर सोसन की तरफ बढ़ा दिया। सोसन ने गौर से कार्ड देखा और फिर उसने एक तवील सांस लिया। ठीक है, अब मुझे यकीन आ गया है, अब मैं तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगी, सोसन ने कहा और कार्ड वापस कर दिया। थोड़ी देर बाद सोसन के कहने पर सिद्दीकी ने कार साइड रोड पर मोड़ दी और वाकई साइड रोड का इख्तिताम एक बड़ी लेकिन पुरानी और खस्ता सी इमारत पर हुआ, जिसका जहाजी साइज का फाटक बंद था। सिद्दीकी ने कार रोकी तो सोसन नीचे उतरी और आगे बढ़कर उसने डोर फोन की साइड पर लगी हुई कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। कौन है? एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। ओह मिस सोसन, फाटक खोलो, सोसन ने कहा। ओह मिस सोसन, आप? मैं आ रहा हूँ, दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया और फिर चंद लम्हों बाद छोटा फाटक खुला और एक मुसल्ला आदमी बाहर आ गया। फाटक खोलो, मैं तुम्हारे चीफ के हुक्म पर उन्हें इससे मिलवाने ले आई हूँ, सोसन ने कहा। यस मिस, उस आदमी ने कहा और छोटे फाटक में दाखिल हो गया। सोसन दोबारा कार की साइड सीट पर बैठ गई। चंद लम्हों बाद बड़ा फाटक खुल गया और सिद्दीकी ने कार आगे बढ़ा दी और फिर सोसन के कहने पर कार को एक साइड पर ले जाकर रोक दिया। वहां 4-5 मुसल्ला अफराद मौजूद थे, लेकिन शायद सोसन को देखकर वो खामोश खड़े थे। आओ मेरे साथ, सोसन ने कहा और सिद्दीकी और उसके साथी कार से उतर आए। फिर सोसन उन्हें अपने साथ लेकर साइड से होती हुई इमारत की अगली साइड पर आ गई। यहाँ एक बंद दरवाजे पर उसने दस्तक दी। कौन है? अंदर से करमदाद खान की आवाज सुनाई दी। सोसन हूँ, दरवाजा खोलो, सोसन ने कहा। ओह तुम? करमदाद खान ने हैरत भरे लहजे में कहा और उसके साथ ही दरवाजा खुला तो सिद्दीकी करमदाद खान को धकेलता हुआ अंदर ले गया और फिर इससे पहले कि करमदाद खान संभलता, सिद्दीकी का हाथ
बिजली किसी तेजी से घूमा और करमदाद खान कनपट्टी पर मखसूस अंदाज की ज़रब खाकर नीचे गिरा ही था कि सिद्दीकी की लात हरकत में आई और उठता हुआ करमदाद खान एक बार फिर चीखता हुआ नीचे गिरा और साकित हो गया, जबकि सिद्दीकी के साथियों ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। सोसन होंठ भींचे खामोश खड़ी थी। सिद्दीकी ने फर्श पर बेहोश पड़े हुए करमदाद खान को उठाया और सोफे की कुर्सी पर बिठा दिया। उसके साथ ही उसने बेल्ट से बंधी हुई क्लिप हथकड़ी उतारी और करमदाद खान के दोनों बाजू अकब में करके उन्हें क्लिप हथकड़ी में जकड़ दिया। कमरा अपनी साख्त के लिहाज से साउंड प्रूफ था, इसलिए उन्हें इस बात की फिक्र न थी कि करमदाद खान की आवाज़ बाहर जा सकेगी। फिर सिद्दीकी ने करमदाद खान का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब करमदाद खान के जिस्म में हरकत के तसरात नमूदार होने लगे तो सिद्दीकी ने हाथ हटा लिए और जेब से रिवाल्वर निकालकर उसने हाथ में पकड़ लिया। तुम बैठ जाओ सोसन, अभी तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि करमदाद खान का असल चेहरा क्या है, सिद्दीकी ने सोसन से कहा। तो सोसन सर हिलाती हुई एक तरफ कुर्सी पर बैठ गई। चंद लम्हों बाद करमदाद खान ने कराहते हुए आंखें खोली और फिर लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन बंधे होने की वजह से ना उठ सका। कौन हो तुम सोसन, ये सब क्या है, ये कौन है? करमदाद खान ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसकी नजरें सामने कुर्सी पर बैठी हुई सोसन पर जमी हुई थी। करमदाद खान, तुम जेली अद्वियात तैयार करते हो और उन्हें पूरे पाक एशिया में फरोख्त करते हो। इस लिहाज से तुम मकरूतरीन मुजरिम हो। तुम चंद रुपयों की खातिर पाक एशिया के हजारों लाखों अफराद को यकीनी मौत के घाट उतार देते हो, सिद्दीकी ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। क्या कह रहे हो? मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं तो अद्वियात इंपोर्ट करता हूँ, मेरा जेली अद्वियात से क्या ताल्लुक? करमदाद खान ने कहा। वो अब खासा संभल चुका था। तुम तीनों बाहर जाओ और बाहर मौजूद सब लोगों को ऑफ कर दो। ये इस करमदाद खान का खास अड्डा है, इसलिए यहाँ यकीनन ऐसे कागजात मौजूद होंगे जिनसे हमें मदद मिल सके, सिद्दीकी ने चौहान, नोमानी और खावर से मुखातिब होकर कहा और वो सर हिलाते हुए दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। ये तुम क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? करमदाद खान ने इस बार कदरे परेशान होते हुए कहा। हमारा ताल्लुक स्पेशल फोर्स से है और ये बात तय है कि हमने इस मुल्क में जेली अद्वियात के कारोबार का मुकम्मल तौर पर खात्मा करना है, इसलिए तुम्हारे पास आखिरी चांस है। अगर तुम हमें सब कुछ बता दो और इस मकरू और भयानक कारोबार के खात्मे में हमारे साथ मुकम्मल और खुलकर ताआवन करो तो तुम्हें वादा माफ गवाह बनाकर तुम्हारी जिंदगी बचाई जा सकती है, वरना दूसरी सूरत में तुम ये मत समझना कि तुम्हारे आका तुम्हें बचा लेंगे। तुम कुत्ते से भी बदतर मौत मारे जाओगे, सिद्दीकी ने कहा। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा जेली अद्वियात से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। तुम्हें गलत फहमी हुई है। तुम बेशक पूरे शहर से मेरे मुतल्लिक मालूम कर लो, सोसन से पूछ लो, करमदाद खान ने कहा। शाही मेडिकल स्टोर के सेठ असलम ने तुम्हारा नाम लिया है, सिद्दीकी ने कहा। कौन सेठ असलम? मैं तो उसे जानता तक नहीं, करमदाद खान ने कहा। ठीक है, मैं अभी सेठ असलम को यहाँ तलब कर लेता हूँ, फिर आमने सामने बात हो जाएगी, सिद्दीकी ने कहा। बेशक बुलवा लो, मैं वाकई किसी सेठ असलम को नहीं जानता, और यकीन करो जिसने भी तुम्हें मेरे मुतल्लिक बताया है गलत बताया है, करमदाद खान ने इस बार बड़े बाएतमाद लहजे में कहा।
आपने जनरल मैनेजर को बताया कि तुम मुल्क से बाहर जा रहे हो। तुमने अपनी रिहाइशगाह पर भी यही बताया, लेकिन तुम यहाँ छुपे हुए हो, इसकी वजह? सिद्दीकी ने कहा। ये मेरे कारोबारी मामलात हैं, बाज़ पार्टियों के दबाव की वजह से मुझे अक्सर ऐसा करना पड़ता है, करमदाद खान ने कहा। तो सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और चौहान अंदर दाखिल हुआ। सब ओके हो गया है, चौहान ने कहा। ठीक है, यहाँ की मुकम्मल और तफसीली तलाशी लो, सिद्दीकी ने कहा। तो चौहान सर हिलाता हुआ दोबारा कमरे से बाहर निकल गया। तुम बेशक तलाशी ले लो, मैं जब इस काम में मुलविस ही नहीं हूं तो मैं क्यों डरूं, करमदाद खान ने कहा। और सिद्दीकी ने सिर्फ सर हिलाने पर इक्तिफा किया। हो सकता है कि तुम्हारी इत्तला गलत हो, सोसन ने पहली बार सिद्दीकी से मुखातिब होकर कहा। अभी सब कुछ सामने आ जाएगा, सिद्दीकी ने कहा, और सोसन सर हिलाकर खामोश हो गई। फिर तकरीबन 15 मिनट बाद दोबारा दरवाजा खुला और चौहान अंदर दाखिल हुआ। यहाँ कोई मशकूक चीज मौजूद नहीं है, चौहान ने कहा। इस कमरे की तलाशी लो, सिद्दीकी ने कहा। तो चौहान ने आगे बढ़कर कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी, लेकिन यहाँ भी कोई चीज ना थी। करमदाद खान के कोट की तलाशी लो, सिद्दीकी ने कहा। तो चौहान ने करमदाद खान के अकब में जाकर उसकी तफसीली तलाशी लेनी शुरू कर दी। कुछ नहीं है, चौहान ने सीधे होते हुए कहा। ओके, अब करमदाद खान खुद बताएगा, सिद्दीकी ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। मैं बता रहा हूं कि मैं इस काम में मुलविस नहीं हूं, करमदाद खान ने कहा। अभी तुम अपनी ज़बान से सब कुछ बता दोगे, करमदाद खान ने, सिद्दीकी ने कहा। और उसने हाथ में पकड़ा हुआ रिवाल्वर जेब में डाला और फिर जेब से एक पैकेट बाहर निकाल लिया। कागज का पैकेट। चौहान और सोसन दोनों हैरत से सिद्दीकी को देख रहे थे। मैं इसके लिए पूरी तैयारी करके आया था, सिद्दीकी ने कहा। और उसके ने पैकेट के कागज उतारा तो अंदर से 2 लकड़ी के लट्टू से निकले, जिनके साथ एक पतला सा गोल डंडा और रस्सी सी बंधी हुई थी। ये रस्सी इन लट्टुओं के दरमियान से गुजर रही थी। ये क्या है, सोसन ने हैरान होकर कहा। सच उगलवाने का एक ऐसा तरीका कि जिससे असलियत खुद ब खुद सामने आ जाती है, सिद्दीकी ने कहा। क्या मतलब? ये लट्टू क्या करेंगे? सोसन ने हैरान होकर कहा। करमदाद खान के चेहरे पर भी हैरत थी, लेकिन उसने कोई बात न की थी। चौहान, करमदाद खान का सर पकड़ लो, सिद्दीकी ने कहा। तो चौहान तेजी से करमदाद खान की कुर्सी के पीछे आया और उसने करमदाद खान का सर पकड़ लिया। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं मुअज़्ज़िज़ आदमी हूँ, तुम ये क्या कर रहे हो? सोसन, पुलिस को इत्तला दो, ये मुझ पर तशद्दुद कर रहे हैं, करमदाद खान ने अचानक चीखते हुए कहा। रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ, सोसन ने यकलख्त उठकर खड़े होते हुए कहा। बैठ जाओ सोसन, वरना, सिद्दीकी ने गुर्राते हुए कहा। नहीं, तुम तशद्दुद कर रहे हो और ये गैर कानूनी है, सोसन ने कहा। तो सिद्दीकी यकलख्त मुड़ा और दूसरे लम्हे सोसन चीखती हुई उछलकर फर्श पर जा गिरी। सिद्दीकी का हाथ घूमा था और सोसन की कनपट्टी पर लगने वाली भरपूर ज़रब ने उसे उछाल दिया था।
نیچے گرتے ہی اس نے چیختے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے صدیقی کی لات حرکت میں آئی اور سوسن دوبارہ گری اور اس کا جسم بے حس و حرکت ہو گیا۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے سوسن کو ہلاک کر دیا، کرمداد خان نے چیختے ہوئے کہا۔ یہ صرف بے ہوش ہوئی ہے، صدیقی نے کہا، اور ایک بار پھر مڑ کر اس نے کرمداد خان کی دونوں کن پٹیوں پر لٹوؤں کو رکھ کر رسی کو اس کے سر اور پیشانی کے گرد لپیٹ کر ڈنڈے کو اس کی پیشانی کے سامنے رکھ کر اس نے ڈنڈا پکڑ کر گھمانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے ڈنڈا گھومتا گیا، رسی کرمداد خان کے سر کے گرد ٹائٹ ہوتی چلی گئی۔ بس اب چھوڑ دو اس کا سر، صدیقی نے چوہان سے کہا تو چوہان پیچھے ہٹ گیا۔ اب تمہاری زبان سب کچھ اگل دے گی کرمداد خان، صدیقی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ڈنڈے کو مزید گھمایا تو کرمداد خان نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسے اٹھا ہی نہ جا سکا۔ دوسرے لمحے اس کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بری طرح بگڑ گیا تھا۔ صدیقی آہستہ آہستہ ڈنڈا گھماتا جا رہا تھا اور کن پٹیوں پر موجود لکڑی کے لٹوؤں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ کرمداد خان کی حالت دیکھنے والی ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ تو کیا، پورا جسم پسینے میں ڈوب سا گیا تھا۔ اس کا جسم اس طرح ہل رہا تھا جیسے پورا جسم ریشے کی زد میں آ گیا ہو۔ اس کے حلق سے مسلسل کربناک چیخیں نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ابل کر حلقوں سے باہر کو آ گئی تھی اور پھر اس کا منہ کھلا، لیکن اس کے حلق سے آواز نکلنی بند ہو گئی تھی، اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ صدیقی نے ڈنڈے کو تھوڑا سا واپس گھمایا اور پھر لٹوؤں کو کرمداد خان کے سر سے علیحدہ کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ چوہان نے کہا۔ بس اتنا ہی کافی ہے، اب اس کا خوف ہی اس کی زبان کھول دے گا، تم پانی لے آؤ، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو چوہان سر ہلاتا ہوا ایک طرف رکھے ہوئے ریفریجریٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ریفریجریٹر کھولا، اس میں شراب کی بوتلیں موجود تھیں، البتہ نچلے خانے میں پانی کی 2 بوتلیں بھی پڑی تھیں۔ شاید شراب میں پانی ملانے کے لیے ان بوتلوں کو یہاں رکھا گیا تھا۔ چوہان نے ایک بوتل اٹھائی اور ریفریجریٹر بند کر دیا۔ نعمانی اور خاور باہر کیا کر رہے ہیں؟ صدیقی نے چوہان کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ پہرا دے رہے ہیں، کوئی اچانک آ سکتا ہے، چوہان نے کہا، اور صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے بوتل سائیڈ ٹیبل پر رکھی اور دونوں ہاتھوں سے کرمداد خان کا ناک اور منہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے تو اس نے ہاتھ ہٹائے اور بوتل اٹھا کر اس کا ڈھکن کھول دیا۔ چند لمحوں بعد جیسے ہی کرمداد خان کو ہوش آیا اور اس کا منہ چیخنے اور کراہنے کے لیے کھلا تو صدیقی نے اس کے منہ سے پانی کی بوتل لگا دی۔ بوتل منہ کے ساتھ لگتے ہی کرمداد خان واقعی پیاسے اونٹ کی طرح گھٹا گھٹ پانی پیتا چلا گیا۔ جب آدھی سے زیادہ بوتل خالی ہو گئی تو صدیقی نے بوتل ہٹا لی۔ یہ انتہائی خوفناک عذاب ہے، خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں بے گناہ ہوں، کرمداد خان نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ یہ کام کیا جائے، اس بار پہلے سے زیادہ تکلیف ہوگی، صدیقی نے سرد لہجے میں کہا اور ایک طرف رکھے ہوئے لٹو اٹھا لیے۔ رک جاؤ مم، میں اب برداشت نہیں کر سکتا، رک جاؤ، میرا ذہن پھٹ رہا ہے، رک جاؤ۔ کیا تم واقعی مجھے وعدہ معاف گواہ بنا لو گے؟ کرمداد خان نے صدیقی کو دوبارہ لٹوؤں کو اٹھاتے دیکھ کر عذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ ہاں، وعدہ رہا، لیکن شرط یہی ہے کہ مکمل اور کھل کر تعاون کرو،
सब कुछ बता दो, सिद्दीकी ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मैं बता देता हूँ, ये तो मौत से भी ज्यादा खौफनाक अजाब है। मैं बता देता हूँ, सुनो मैं बता देता हूँ, करमदाद खान ने कराते हुए कहा। चौहान, इस शोषण को होश में ले आओ ताकि ये भी सुन ले, वरना ये भी बेमौत मारी जाएगी। सिद्दीकी ने सामने कुर्सी पर बैठते हुए चौहान से कहा। लट्टू अभी तक उसके हाथ में थे और चौहान तेजी से आगे बढ़ा और उसने झुककर फर्श पर पड़ी हुई शोषण का मुंह और नाक दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब शोषण के जिस्म में हरकत के तसुरात नमूदार होने लगे तो चौहान ने हाथ हटाए और फिर बाजू से पकड़कर शोषण को घसीटकर उसने कुर्सी पर बिठा दिया। चंद लम्हों बाद ही शोषण ने कराते हुए आंखें खोल दी। हाँ, अब बताओ करमदाद खान, और सुनो, जो कुछ तुम बताओगे उसे कन्फर्म भी किया जाएगा, और अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो फिर तुम खुद समझ सकते हो कि तुम्हारा क्या हशर होगा, सिद्दीकी ने कहा। पानी पानी दो, मुझे मेरा दिल डूब रहा है, शोषण की आवाज सुनाई दी तो चौहान ने पानी की बोतल, जिसमें आधे से ज्यादा पानी मौजूद था, उठाकर शोषण के मुंह से लगा दी और शोषण ने घटाघट पानी पीना शुरू कर दिया। तुम बात जारी रखो, तुम क्यों खामोश हो गए हो, सिद्दीकी ने करमदाद खान से कहा। इसमें शोषण का भी किरदार है, इसलिए मैं चाहता हूं कि शोषण पूरे होशो हवास में रहकर मेरी बात सुन ले, करमदाद खान ने कहा तो सिद्दीकी बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? क्या शोषण भी जेली अद्वियात में मुलविस है? सिद्दीकी ने कहा। नहीं, लेकिन इसकी वजह से मैं इस धंधे में मुलविस हुआ हूं, करमदाद खान ने कहा। क्या क्या कह रहे हो? क्या तुम वाकई जेली अद्वियात के धंधे में मुलविस हो? शोषण ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, और सुनो, तुमने आज से 2 साल पहले मेरी मुलाकात राव इखलाक से कराई थी। राव इखलाक वैसे तो जागीरदार है, लेकिन दरअसल उसकी जेली अद्वियात की फैक्ट्रियों से राब्ता है और वो बहरहाल बड़े बड़े डीलर्स को सप्लाई करता है। उसने मुझे भी इस काम पर लगा दिया और फिर उसके जरिए मैंने अपना अलहदा नेटवर्क कायम कर दिया, करमदाद खान ने कहा। लेकिन राव इखलाक तो 1 साल पहले फौत हो चुका है, शोषण ने कहा तो सिद्दीकी एक बार फिर चौंक पड़ा। हाँ, लेकिन इस धंधे में उसकी वजह से ही मैं पड़ा था, करमदाद खान ने कहा। अब तुम्हें माल कौन सप्लाई करता है? सिद्दीकी ने कहा। राव इखलाक की मौत के बाद कई माह तक सप्लाई बंद रही। फिर एक रोज एक फोन आया, कोई साहिब बोल रहे थे, उन्होंने अपना नाम सर आसिम बताया। उन्होंने राव इखलाक का हवाला दिया और बताया कि राव इखलाक उनका माल सप्लाई करते थे। राव इखलाक की वफात के बाद अब उन्होंने बराह रास्त माल सप्लाई करने का फैसला किया है। चुनांचे उन्होंने मुझे पाकेशिया दारुल हुकूमत और इसके इर्द गिर्द के चंद इलाकों की एजेंसियां दे दी और माल एक बार फिर बराह रास्त सप्लाई होने लगा और अब तक हो रहा है, करमदाद खान ने कहा। किस तरह? तफसील बताओ, सिद्दीकी ने कहा। अद्वियात की एक मशहूर कंपनी है जिसका नाम ओमेगा ट्रेडर्स है। उसका काम पूरे मुल्क में अद्वियात की इन फैक्ट्रियों से सिविल एजेंसी तक सप्लाई है, सिर्फ सप्लाई का काम करती है।
ये एजेंसी उसके अपने बड़े बड़े नेटवर्क हैं। मेरा जो माल गैर मुल्कों से आता है उसकी सप्लाई का ठेका भी उनके पास है। उनका सप्लाई का बहुत बड़ा नेटवर्क है। जेली अद्वियात की पेटियां भी इस कंपनी के जरिए आती हैं। उनके लिए हमने अलहदा गोदाम बनाए हुए हैं। माल इन गोदामों में पहुंच जाता और फिर वहां से हमारे आदमी मेडिकल स्टोरों पर उनकी डिमांड के मुताबिक सप्लाई करते हैं। हमें बिल मौसूल हो जाते हैं। ये अलहदा बिल होते हैं। उन पर जान बचाने वाली खसूसी अद्वियात के नाम लिखे होते हैं। उन्हें स्पेशल बिल कहा जाता है और रकम हम इन बिलों के मुताबिक पाक एशिया बैंक की मेन ब्रांच में एक अकाउंट में जमा करा देते हैं, करमदाद खान ने कहा। इन जेली अद्वियात को तैयार करने की फैक्ट्रियां कहाँ हैं? सिद्दीकी ने पूछा। मुझे नहीं मालूम। मैंने एक बार कोशिश की थी और एक सप्लाई करने वाले ड्राइवर से पूछ-पूछ की थी, लेकिन उसे भी पता मालूम नहीं था। उसने सिर्फ इतना बताया था कि ये माल वो पाक एशिया के शुमाल मगरिब में वाक़या एक बड़े शहर शांग के गोदामों से उठाकर यहाँ सप्लाई करते हैं। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उनकी कंपनी का चीफ सुपरवाइजर अहमद मलक उन्हें हुक्म देता है। बस इतना मालूम हो सका है, करमदाद खान ने कहा। ये सर आसिम कहाँ रहता है? इसके बारे में तफसील बताओ, सिद्दीकी ने पूछा। सिर्फ एक दो बार सर आसिम से फोन पर बात हुई है और वो भी उसने खुद फोन किया था और बस, करमदाद खान ने कहा। यहाँ तुम्हारा कौन आदमी इस सारे नेटवर्क को संभालता है? सिद्दीकी ने कहा। मेरी कंपनी के सेल्स ऑफिस में एक अलहदा पोर्शन है जिसको हम स्पेशल सेल्स ऑफिस कहते हैं। उसका इंचार्ज स्पेशल सेल्स मैनेजर कहलाता है। उसका नाम रॉबर्ट है। वही सारा काम करता है, करमदाद खान ने जवाब दिया। तुम इस सर आसम के बारे में मालूमात छुपा रहे हो। तुम्हारी बेहतरी उसी में है कि तुम सब कुछ सच बता दो, सिद्दीकी ने कहा। मैंने जो कुछ बताया है वो सब सच है। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, करमदाद खान ने जवाब दिया। पाक एशिया मेडिकल स्टोर के मालिक को किसने गोली मरवाई थी? सिद्दीकी ने पूछा। मैंने। उसने मुझसे बराह रास्त बात की थी। उसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। मैंने रॉबर्ट से कहा और उसे गोली मार दी गई। सिर्फ गोली नहीं मारी गई बल्कि उसका स्टोर भी जला दिया गया ताकि माल इंटेलिजेंस ना पकड़ सके। रॉबर्ट ही ये सारे धंधे करता है, करमदाद खान ने कहा। लेकिन वो सेठ असलम भी तुम्हारे बारे में जानता है और अब बकौल तुम्हारे उस छोटे से मेडिकल स्टोर के मालिक ने भी तुमसे बराह रास्त बात की। इसका तो मतलब है कि वो सब ये बात जानते हैं कि तुम इस काम में पूरी तरह मुलविस हो। जबकि तुमने जो कुछ बताया है उससे तो यही पता चलता है कि तुम्हारा बज़ाहिर इस कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है। हत्ता कि सोसन तक भी ये बात नहीं जानती। इसी तरह तो तुम्हारी इन्हीं बातों में वाज़ेह तज़ाद मौजूद है, सिद्दीकी ने कहा। जेली अद्वियात तमाम मेडिकल स्टोर्स वाले फरोख्त नहीं करते, इसलिए जो लोग ये काम करते हैं हमें उनके साथ करीबी राब्ता रखना पड़ता है। उनके मफादात का भी ख्याल रखना पड़ता है और हुकूमत के आदमियों जैसे ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह हैं उनका भी बंदोबस्त करना पड़ता है। और अगर कभी कोई झगड़ा हो जाए तब भी हमें इन लोगों के मफादात की हिफाजत करनी पड़ती है। हमने उन्हें यकीन दिलाया हुआ है कि हम हर तरह से उनका तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे और हम करते भी हैं। इसलिए हर 6 माह बाद पाक एशिया में ये काम करने वाले तमाम मेडिकल स्टोरों के मालिकों की मेरी तरफ से दावत की जाती है और उन्हें कंपनी की तरफ से इंतहाई कीमती इनामात दिए जाते हैं।
और इस सारी कार्रवाई को इंतहाई खुफिया रखा जाता है। इसलिए जो लोग ये काम करते हैं वो इस बात से वाकिफ हैं कि इस कारोबार का असल सरबराह मैं हूँ। पाक एशिया मेडिकल स्टोर का मालिक दरअसल मेरा ज़ाती तौर पर भी वाकिफ है, लेकिन वो इंतहाई लालची आदमी था। उसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिस पर मैंने उसे रॉबर्ट के जरिए गोली मरवा दी, करमदाद खान ने कहा। क्या नंबर है रॉबर्ट का? सिद्दीकी ने पूछा तो करमदाद खान ने नंबर बता दिया। करमदाद खान के नंबर बताने पर सिद्दीकी ने एक तरफ तिपाई पर रखा हुआ कार्डलेस फोन उठाया। तुम रॉबर्ट को फोन करके फौरी तौर पर यहाँ तलब करो ताकि तुम्हारी बात कन्फर्म की जा सके, सिद्दीकी ने कहा। लेकिन उससे क्या फायदा होगा? मैंने तुमसे गलत बयानी तो नहीं की, करमदाद खान ने जवाब दिया। फायदा या नुकसान देखना हमारा अपना काम है, करमदाद खान तुम्हारा नहीं है। तुमसे जो कहा जा रहा है वो करो, सिद्दीकी ने सख्त लहजे में कहा। ठीक है, मैं बुला लेता हूँ उसे, करमदाद खान ने कहा। तो सिद्दीकी ने करमदाद खान का बताया हुआ नंबर प्रेस कर दिया और साथ ही लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया और फिर आगे बढ़कर उसने फोन पीस करमदाद खान के कान से लगा दिया। रॉबर्ट बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही एक आवाज सुनाई दी। करमदाद बोल रहा हूँ, करमदाद खान ने सख्त लहजे में कहा। यस बॉस। इस बार रॉबर्ट का लहजा मुतबाना हो गया था। फौरन पॉइंट 3x पर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अकेले आना, तुमसे इंतहाई जरूरी मामलात पर बात करनी है, करमदाद खान ने कहा। यस सर, मैं अभी हाजिर हो रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। तो सिद्दीकी ने फोन ऑफ करके उसे वापस मेज पर रख दिया। तो अब तक तुमने जो कुछ बताया है उसका लुबे-लुबाब ये है कि नंबर 1 जेली अद्वियात के इस नेटवर्क का असल सरगना सर आसिम है, जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। नंबर 2 जेली अद्वियात की सप्लाई ओमेगा कंपनी की तरफ से होती है, जिसको कंट्रोल उनका चीफ सुपरवाइजर अहमद मलिक करता है। नंबर 3 माल शांग शहर के गोदामों से लाया जाता है। नंबर 4 रकम तुम पाक एशिया बैंक की मेन ब्रांच के एक अकाउंट में जमा कराते हो। नंबर 5 तुम दारुल हुकूमत और उसके निवाही इलाकों के एजेंट हो और इस सप्लाई का सारा काम स्पेशल सेल्स ऑफिस करता है, जिसका इंचार्ज रॉबर्ट है, सिद्दीकी ने कहा। हाँ ठीक है, करमदाद खान ने कहा। सोसन, तुम बताओ कि ये राव इखलाक क्या काम करता था और कहाँ रहता था, सिद्दीकी ने सोसन की तरफ मुड़ते हुए कहा। राव इखलाक जागीरदार था, उसकी ज़रई अराजी थी और यहाँ की मशहूर राव कॉलोनी में रहता था। मुझे बस इतना ही मालूम है, सोसन ने जवाब दिया। तुम्हारे साथ उसकी वाकफियत कैसे हुई, सिद्दीकी ने पूछा। वो हमारे लॉ एजेंसी का क्लाइंट था और मेरे वालिद के ज़माने से चला आ रहा था। इंतहाई बाइखलाक आदमी था, सोसन ने जवाब दिया। देखो करमदाद खान, हमने जेली अद्वियात की फैक्ट्रियां पकड़नी हैं। तुम जिस हद तक इस काम में मुलव्विस हो, ये हो ही नहीं सकता कि तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम ना हो। इसलिए बेहतर यही है कि तुम खुलकर बात करो, सिद्दीकी ने कहा। जो कुछ मैं जानता था वो मैंने बता दिया है, जो मैं नहीं जानता उसके मुतालिक मैं क्या बताऊं। वैसे इतनी बात तो तुम भी समझ सकते हो कि ऐसे कामों में इंतहाई राजदारी बरती जाती है और हर चीज का हर आदमी को इल्म नहीं होता, करमदाद खान ने जवाब देते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक दरवाजा एक धमाके से खुला और खावर अंदर दाखिल हुआ।
जल्दी करो, बाहर आओ, इस करमदाद खान के 10 आदमियों ने हमला कर दिया है और नुमानी बाहर अकेला है, खावर ने तेज लहजे में कहा और दौड़ता हुआ वापस निकल गया। सोसन, इसका ख्याल रखना, हम आ रहे हैं, सिद्दीकी ने कहा और दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चौहान भी उसके पीछे था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।